ये है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या? पहले हम इसके बारे में जानते हैं। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो छदम का मतलब होता है बेटा, जो हमें केवल आभास करवाती है ना, क्या करवाती? आभास करवाती है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना? लेकिन है क्या, लगता है यहाँ पर ये देखोगे आप लोग इस वाली अभिक्रिया में, तो जैसे देखो CH3 COO NC2H5, ठीक है ना, और प्लस इसमें H2। जबकि यहाँ देखोगे तो इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया। दो अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन इसकी कोटि क्या है? प्रथम है। हमें तो जनरली क्या लगे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन ये होती क्या है? प्रथम कोटि की, इसलिए छदम करती है। छदम भी इसका मतलब होता है कि जो हमें क्या करता है? धोखा देता है एक प्रकार, है ना? लग तो रहा है कि दो कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन है क्या है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ये क्या कहता है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिकर्मक तो दो होते हैं। देखो अभिकर्मक कितने हैं? दो हैं। एक ये है, एक ये। यहाँ पर अभिकर्मकों की संख्या कितनी है? दो है। ठीक है, परंतु अभिक्रिया की कोटि केवल क्या होती है? एक अभिकर्मक की सांद्रता से प्रभावित होती है। जो अभिक्रिया की कोटि है वो केवल एक जो अभिकर्मक है उसकी कोटि से प्रभावित होती है, उसकी सांद्रता से प्रभावित होती है, सॉरी। ठीक है ना? जो इसकी सांद्रता होगी, यहाँ पर जल के अणुओं की सांद्रता इस अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो जितने मतलब यहाँ पर जो कोटि है, कोटि का मतलब यहाँ क्या होता है कि जितने अभिकारक अणुओं का क्या हो रहा होगा, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा होगा, वो उसकी कोटि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ छदम से समझ में आ गया होगा। छदम का मतलब हो गया कि जिनमें क्या होगा, अभिकर्मक तो दो होंगे, परंतु अभिक्रिया की जो कोटि है केवल एक अभिकर्मक की सांद्रता पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है ना? या एक अभिकर्मक की सांद्रता से प्रभावित होगी, उसे कहेंगे छदम एक अणु, सॉरी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको। अब मान लीजिए देखो, यहाँ हमारे पास है दो अणु हैं। मान लीजिए हमने लिए CH3 COO NC2H5। अब हमने इस पे जल के अणुओं की अभिक्रिया करवाई, ठीक है ना, और इसने क्या बना दिया? एक तो बना CH3 COOH और प्लस C2H5OH। दो चीजें बनी बेटा। ये क्या बना? दो चीजों का निर्माण होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? कोई बता सकता है? एसिटिक एसिड। इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है ना? और ये है बेटा इधर बगल में C2H5OH का नाम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल। और ये वाला? एथिल एसिटेट। गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास एथिल एस्टेट हो गया। जब हमने एथिल एस्टेट की अभिक्रिया किससे करवाई? जल के अणु से। तो इसमें हमें क्या लग रहा है? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो जल के अणु है इनकी सांद्रता प्रभावित नहीं, इनकी सांद्रता क्या नहीं होती? प्रभावित नहीं होती। तो इसलिए सांद्रता में परिवर्तन किसका है? केवल एक अणु का, है ना? किसका आया? एक अणु का। इसलिए हम इसको कहते हैं छदम। छदम बेस का मतलब होता है जो हमें धोखा देता है ना? तो यहाँ देखो लग तो रहा है द्वितीय कोटि के दो अणु ले रहे हो आप, लेकिन सांद्रता परिवर्तन किसका हो रहा है? केवल इसका हो रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होते हैं? अभिकर्मक दो होते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि केवल क्या करता है? एक अभिकर्मक की सांद्रता से प्रभावित होते हैं, उसे कहते हैं हम छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सूडो, झूठा, है ना? सूडो शब्द है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? इस प्रकार से आ जाएगा। इसका एग्जांपल है, देखो एस्टर, इस जनरल नेम है बेटा, ये एस्टर कहलाता है। जैसे अल्कोहल कहलाता है ना, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं जनरल, तो इसको एस्टर बोलते हैं। ये क्या है? एस्टर। तो एस्टर ग्रुप ऐसे होता है COOH,
हैं एस्टर ग्रुप को, ठीक है ना। तो एस्टर ये कहता है, क्या कहता है कि जो हमारे पास ये एस्टर है, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, इसका जल अपघटन इस प्रकार से होता सकता है ना। अम्लीय जल अपघटन करना, यानी कि यहाँ पर H प्लस हम क्या लेंगे, इसकी H प्लस की उपस्थिति लेंगे, तो अम्लीय जल अपघटन करवाने पर ये प्रकार की होगी। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, आभासी एक आणुक अभिक्रिया कहलाएगी या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहलाएगी, है ना। ये सूडो यूनिमोलिकुलर नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ देखो बेटे, इस अभिक्रिया में क्या है, आणविकता कितनी है, आणविकता कितनी है इसकी, 2 2, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक तो इसका और एक इसका, ठीक है ना। यहाँ प्राथमिक अभिक्रिया है, अतः इसका जो वेग समीकरण होगा, वेग समीकरण इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। वेग समीकरण यदि हम लिखेंगे तो वेग समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, लिखना चाहिए हमें, वेग समीकरण लिखना चाहिए। जो वेग समीकरण होगा वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होगा, के और एक्टिव मास ऑफ एथिल एस्टेट, ऐसा, और एक्टिव मास ऑफ H2O, होना ऐसा चाहिए था बेटा, ऐसा होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस अभिक्रिया में जो जल के अणु है, इसका सांद्रता परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। इसका सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या होता है, वेग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको क्या नहीं लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसमें के और एक्टिव मास ऑफ, होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन होता कैसा है, CH3CO C2H5, केवल इसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है ना। तो देखो ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिक्रिया का वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना, इसलिए उसके सांद्रता में परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ये कहता है, देखो यह सिद्ध होता है कि H2O की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। जो H2O है, इसकी सांद्रता पर क्या नहीं करता, अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ये कहता है, इसलिए जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जल की आधिक्य में होता है, इसको ज्यादा मात्रा में हम इसको डाल देते हैं, है ना। देखो जल की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, वेग प्रभावित नहीं होता है, इसलिए हम क्या मान लेंगे, इसको कांस्टेंट के रूप में मान लेंगे, ठीक है ना, इसलिए हो सकता है। तो यहाँ पर वेग समीकरण क्या होगा, हमारे पास जो वेग समीकरण होगा, वो वेग समीकरण हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो हमारे पास क्या होगा, के और एक्टिव मास ऑफ CH3CO C2H5, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, छदम, छदम शब्द यहाँ पर होता है, छदम बीजधारी जो अलग अलग बीज धारण करते हैं, इसलिए इसको छदम कहा जाता है। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्लियर हो गया। छदम का मतलब यहाँ पर हो गया कि जिसमें क्या होगा, जिस अभिकर्मक 2 होंगे, लेकिन जो सांद्रता परिवर्तन होगा केवल एक अभिकर्मक का होगा, ठीक है ना। इसलिए इसको कहेंगे छदम प्रथम कोटि की, ठीक है ना, ये छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो ये याद रखना आपको, ठीक है ना। दूसरे भी है, देखो यहाँ पर जैसे मान ये वेग समीकरण लिखा हुआ है, वेग समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट के रूप में है ना, इसलिए वेग समीकरण सीधे जो है डायरेक्ट, ठीक है। इस प्रकार देखो, इस अभिक्रिया में छदम एक आणुक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको छदम एक आणुक अभिक्रिया भी कहते हैं, और साथ साथ में छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे, छदम एक आणुक अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, देखो यदि हम इसमें लेंगे, तो जैसे माना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक हमने ये लिया C12H22O11 और इस पर H2O की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बना देता है, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। बताओ बेटा इसमें क्या है, इसका नाम क्या है, शुगर ये शुगर है ना, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, इसको आप बोलेंगे सुक्रोज, ठीक है ना, सुक्रोज।
इसका नाम क्या है बेटा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज। ग्लूकोज। और इसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। इसमें और इसमें क्या अंतर है? मुझे सर तो ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग है और फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग है। नहीं, मैं इसको ऐसा एरो लगाता हूँ कि ग्लूकोज ये वाला है और फ्रक्टोज ये वाला है। कौन इसमें ग्लूकोज कैसे पहचाने? ये क्या कह रहे हो? सर ग्लूकोज। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन्स है सर, हाँ, तो अलग कौन अलग सा? ग्रुप से। हाँ, जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। कौन सा वाला एल्डिहाइड वाला कौन सा होगा? एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन ग्रुप किसमें होगा? कोमल कुछ और कह रही थी। रिंग रिंग क्या? एक बार रिपीट करो। सर ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना, हाँ, और फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 5 मेंबर रिंग होगी बेटे इसमें। देखो कहीं 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 ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। ऐसा तो नहीं ग्लूकोज में 5 मेंबर रिंग होगी और इसमें 6 होगा फ्रक्टोज में। चलो देखना तुम एक बार फिर दोबारा, है ना? कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ ग्लूकोज में देखेंगे तो ग्लूकोज में होता है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप CHO। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना? और जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है इसमें होता है कीटोन, ठीक है ना? इस प्रकार से यदि हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इस टाइप से आता है, जैसे CHO, ठीक है ना? CHOH और 4 बार यानी कि CHOH ये हो गया CHOH एंड लास्ट वन इज CH2OH, ठीक है ना? यहाँ पर यदि देखोगे इसमें क्या होगा? इसमें टॉप में भी CH2OH होगा, फिर C डबल बॉन्ड O होगा, फिर उसके बाद CHOH होगा। ये देखो 3 हो गए, 3 5 और 1 6, यानी कि इस प्रकार से। ये ध्यान रखो, इसमें क्या है? ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन। ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप्स होता है, ठीक है ना? तो ये पहचान होती है। अब देखो बेटा, अब हम पढ़ रहे थे प्रथम या छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, है ना? ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक आणु अभिक्रिया कहते हैं इसको। यहाँ पर देखो इसमें क्या है? फिर इसमें भी क्या आ गया? जल के अणु आ गए। इस सांद्रता को प्रभावित नहीं करेंगे, है ना? इनकी सांद्रता प्रभावित नहीं होती। तो इसमें क्या है? केवल एक जो सुक्रोज का अणु हमारे पास है, इस सुक्रोज यही केवल क्या होगा? उसको प्रदर्शित करेगा, किसकी? कोटि को दिखाएगा। तो यहाँ पर वेग समीकरण यदि हम लिखना चाहेंगे तो अब हमें वेग समीकरण हमें आसानी से आ सकता है। वेग समीकरण किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो वेग समीकरण होगा इज इक्वल टू के और एक्टिव मास ऑफ C12 H22 और O11, इस प्रकार से आएगा H2O के अणुओं का सांद्रता। तो इसलिए ये क्या है? प्रथम कोटि की। इसमें ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन आपको दी गई और इस रिएक्शन में पूछा जा सकता है इसकी कोटि क्या है, कोटि क्या होगी, और साथ साथ में पूछ सकता है इसकी आणविकता क्या होगी, ठीक है ना? तो इसकी कोटि कितनी होगी? सर प्रथम कोटि की। बिल्कुल, इसकी प्रथम कोटि होगी। और आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी? 2। 2। ठीक है ना? एक अणु तो ग्लूकोज का है और एक जल का है, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, आणविकता कितनी है? 2 है, ठीक है ना? अभी तक जनरली क्या था? जितनी आणविकता थी उतने हम क्या मान रहे थे? उसकी कोटि मान रहे थे, ठीक है ना? लेकिन आणविकता ध्यान रखना, आणविकता इस प्रकार से आती है जैसे एक जीरो जीरो हो सकती है आणविकता। आणविकता जीरो हो सकती है बेटा? नो सर। आणविकता नो नहीं सर। सर आणविकता 0 नहीं होगी। बिल्कुल, है ना? आणविकता 1 1 से होगी, 3 के बीच। 2 3 4 5 इस प्रकार से, है ना? भले 3 उसके बाद 4
5 तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि एक पूर्णांक है ना, इसको हम पूर्ण अंक के रूप में, ठीक है ना, पूर्ण अंक के रूप में। लेकिन कोटि क्या होती है? शून्य कोटि भी होती है ना, भिन्नात्मक भी हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकती है। ये तीनों चीजें होती है कोटि, है ना। तो कोटि और इसमें थोड़ा अंतर ये भी है, ठीक है ना। ये छद्म वाली है। देखो जैसे शर्करा है, शर्करा अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर अम्ल ले लेंगे, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर यह अभिक्रिया देता है, ठीक है। एक तरफ ग्लूकोज और एक तरफ यहाँ यदि देखो बेटा, तो इसमें क्या है, अभिक्रिया का भी केवल किस पर निर्भर कर रहा है? शर्करा के अणु पर, सुक्रोज, इसको हम सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है ना, सुक्रोज, सुक्रोज। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गए, अभिक्रिया की कोटि हो गई और आणविकता हो गई, ठीक है ना। अब हम पूरी तरह समझ गए होंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हो गई, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमने ये भी चीजें जान ली होंगी कि इसमें जो छद्म वाली एक अणु की अभिक्रिया है वो किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना। तो ये पार्ट गई। दूसरा है बेटा इसमें, दूसरा टॉपिक इसका है, एक नया है, ये सिद्धांत है। यदि आप लोग देखोगे तो बहुत सरल सिद्धांत है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाला टॉपिक हमारे पास ये है संगत सिद्धांत की अवधारणा, है ना। और इसमें गणितीय विवेचन नहीं है हमारे पास, केवल सामान्य परिचय है, ठीक है ना। संगत सिद्धांत की अवधारणा, ये सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि देखेंगे बेटा, तो पहले इस सिद्धांत को देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है ना। संगत सिद्धांत ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है और है कुछ भी नहीं है सिद्धांत, ठीक है ना। ये देखो इस सिद्धांत में केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि देखो यदि अभिकारकों में, ये कहता है कि अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन होना है तो उनके अणुओं के बीच में क्या होती है, टक्कर होती है, और उस टक्कर को बोलते हैं संघट। माना हमने, हमारे पास एक रिएक्टेंट है और उसे प्रोडक्ट में बदलना है, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक, और इसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उत्पाद में परिवर्तन करना है। तो जो रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए A प्लस बी है, ये दो अणु है, एक A अणु है एक बी अणु, तो इनको यदि प्रोडक्ट में बदलना है तो उससे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, आपस में टकराना पड़ेगा, ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, और उस टक्कर को ही क्या कहते हैं, संघट, ठीक है ना, संघट। और यही एक सिद्धांत है, संघट सिद्धांत, ठीक है। इसी के आधार पर किसने, मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुईस ने जो है संघट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये संघट सिद्धांत का प्रतिपादक है, कौन कौन से, मैक्स स्ट्राउस और लुईस, विलियम लुईस, ठीक है ना। और देखो सिंपल चीजें हैं कि अणुओं के टकराने से ही कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है ना। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, जो संगत सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होगा, अभिकारकों के अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। जो ये अभिकारक अणु हैं उनको कहता है कि ये कैसे हैं, ठोस गोले के समान, जैसे ऐसे गोले के समान है ये, मान लीजिए ये है, ये बी, इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये कहता है इन गोलों के परस्पर संघट के कारण अभिक्रिया होती है, यानी कि इनके टकराने से अभिक्रिया होती है, ठीक है। सिद्धांत देख लो, सिद्धांत क्या कह रहा है, गोलों के रूप में है, और दूसरा क्या है, इनके परस्पर टकराने से क्या होगा, अभिक्रिया होती है, ठीक है। संघट आवृत्ति, कॉलिजन, इसको कॉलिजन भी बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में कॉलिजन कहा जाता है। इनकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ये जितनी बार, आवृत्ति का मतलब एक बार टकराया, फिर दोबारा टकराया, 3 बार टकराया, तो उसको बोलते हैं आवृत्ति, कितनी बार, है ना। तो ये देखो, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट की आवृत्ति, देखो संघट प्रति सेकंड, संघट को संघट आवृत्ति कहा जाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जितनी बार वो टकराएगा, यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार टकराए, ठीक है ना।
माना हमने प्रति इकाई आयतन लिया, हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक लिया और उसमें हमने देखा कि एक अणु 1 सेकंड में कितनी बार टकरा रहा है ना? तो उसकी क्या कहलाएगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है ना? 1 सेकंड में वो कितनी बार टकरा है, तो उसकी कहलाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट्ट आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, तीन चीजें पढ़ ली। एक तो है वो जो अभिकारक जो अणु होंगे वो क्या होंगे, ठोस गोलों के रूप में होंगे और ये क्या करेंगे, परस्पर टकराएंगे, क्या कारण अभिक्रिया होती है। ठीक है ना? और ये कहता है कि यदि हम प्रति इकाई आयतन लेते हैं, ठीक है ना, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड 1 सेकंड में जो क्या होगा, उन अणुओं के टकराने की जो आवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट्ट आवृत्ति। ठीक है ना, तीसरी चीज होगी। ठीक है ना? अब कहता है देखो क्या कह रहा है कि अभिक्रिया वेग संघट्ट आवृत्ति के साथ साथ अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। ये सक्रियता ऊर्जा पर निर्भर करती है। जैसे जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या करेगा, संघट्ट आवृत्ति यानी कि जो ये कितनी बार टकरा रहा है ना, के साथ साथ उसकी सक्रियता, अभिक्रिया की सक्रियता है उस पर निर्भर करेगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इनको याद रखना होगा आपको, है ना। तो संघट्ट सिद्धांत क्या हो गया, अब आप समझ गए होंगे। कोलिजन थ्योरी क्या हुई, सिंपल इन अणुओं के आपस में टकराने का सिद्धांत है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कोलिजन थ्योरी कहलाता है। अब उसके लिए उन्होंने कहा कि गोले के रूप में होता है, ठीक है ना, ये परस्पर टकराने से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। एक प्रति इकाई आयतन में जो है प्रति सेकंड में इनके जो टकराने की ये संख्या है वो क्या कहलाती है, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया वेग जो है संघट्ट आवृत्ति के साथ साथ क्या है, सक्रियता पर भी निर्भर करता है, सक्रियता ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, जो अभिक्रिया का वेग है ये नहीं किसी पर निर्भर करेगा, उसके टकराने पर निर्भर करेगा, ये नहीं, साथ साथ में कहते देखो अभिक्रिया का जो वेग है संघट्ट आवृत्ति के साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, जो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, रिएक्शन की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उस पर भी निर्भर करता है, इसके साथ साथ कौन से, संघट्ट आवृत्ति के साथ साथ। तो इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा देखो, अब इसमें हम ये तो सिद्धांत हो गया, जैसे ये कहता है कि अतः जैसे माने ए और बी है, मान लीजिए ए और बी हमने ले ली, क्या आपस में टकराए और इन्होंने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। ठीक है ना, तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इन्होंने सिर्फ फॉर्मूला दिया, ठीक है ना, किस प्रकार से आ जाएगा, संघट्ट सिद्धांत का जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार से आएगा, वेग इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर वेग होगा, वेग बराबर क्या है, देखो जेड, जेड, और इसमें क्या होगा, जो ए और बी है ये अभिकारक है, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो संघट्ट थ्योरी क्या कह रही है कि इनके टकराने से, जैसे टकराएंगे, टकराने से क्या होगी, अभिक्रिया होगी, कैसे हैं, गोलों के रूप में, ठीक है ना, ए और बी कैसे हैं, गोलों के रूप में, जब ये टकराएंगे टकराने से क्या होगी, अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। और यदि हम इसकी क्या करते हैं, प्रति सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, मान लीजिए हमने प्रति क्यूब आयतन लिया, ठीक है ना, तो उसमें ये कहता है कि 1 सेकंड में कितनी बार टकराई, 1 सेकंड में ए और बी आपस में कितनी बार टकराए, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट्ट आवृत्ति कहलाएगी। और ये दो चीजों पर निर्भर करती है बेटा, एक पे नहीं करता, एक तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर और दूसरा इनके टकराने पर, ठीक है ना, इन दोनों चीजों पर निर्भर करती है, तभी जाकर के अभिक्रिया का वेग होता है। तो यहाँ पर जो वेग के लिए इन्होंने समीकरण दिया वो दिया z इज इक्वल टू, और यहाँ है ए और बी, और इसकी पावर है e, देखो e, ए बी, और यहाँ पर e होगा, और इस e की पावर है ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। जहां पर जेड ए बी क्या है, अभिकारक, देखो जैसे ए और बी के संघट्ट आवृत्तियां हैं, ये जो जेड ए बी ये क्या है, इसकी संघट्ट आवृत्ति अभिकारक, ठीक है ना। दूसरा इसमें है ई, और उसकी पावर क्या है, ई ए अपॉन आर टी है, ठीक है ना। देखो ये क्या कहता है, ये क्या चीजें हैं, ये कहता है कि उन अणुओं की संख्या
किन अणुओं की संख्या? देखो उन अणुओं की संख्या का अंश है जिनकी ऊर्जा, देखो ये ई है बेटा, है ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रिय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, है ना, या उससे अधिक होगी। जिनकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा जो है या उससे अधिक होगी, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी से इनसे अधिक होगी, किनसे, इन अणुओं से अधिक होगी। ठीक है ना, तो ये नियम दिया था उन्होंने और ये सिंपल फॉर्मूला के रूप में है ना, जेड यहाँ की बेग इज इक्वल टू क्या होगा, कभी पूछ लिया, बस पूछने की इसमें कम चांसेस है। यहाँ पर आएगा जेड ए बी और यहाँ पर क्या होगा ई, और इसकी पावर क्या है माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस प्रकार से। ये है संगत सिद्धांत। ठीक है ना, इस चैप्टर का लास्ट वाला सेकंड लास्ट पार्ट पोर्शन है। देखो ये कहता है कि जो समीकरण हमने दी है ना, इसकी तुलना जो है हम क्या करेंगे, आर्यनेस समीकरण से करने पर, जो आर्यनेस ने समीकरण दिया, ठीक है ना, इसकी समीकरण भी आपके पास है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कर सकते हैं। देखो ए क्या है, संगत आवृत्ति से संबंधित है, जो ए क्या है, संगत आवृत्ति से संबंधित। संगत आवृत्ति समझ रहे हैं आप लोग, संगत आवृत्ति समझ रहे हैं बेटा, कोई बता, यस सर। क्या हुआ ये संगत आवृत्ति? सर एकांक समय में संगठों की संख्या। टकराने की संख्या, संगत का मतलब यहाँ पर टकराने से, है ना, ठीक कह रहे हो तुम, एक एकांक समय में उनकी जो हमारे पास अभिकारक है उनकी टकराने की जो संख्या होगी एकांक समय में, है ना, एक एकांक समय में जो अणु है उनके टकराने की जो क्या होगी, संख्या होगी, वो क्या कहलाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना, से संबंधित है। और देखो सामान्य अणु क्या है, और परमाणु में होने वाली जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया का भी देखो उपरोक्त समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये भी ये है। तो ये है बेटा आप संघर्ष सिद्धांत, बहुत सिंपल था, ठीक है ना, ये सिद्धांत था। देखो अब इसमें देखो बेटा यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं। ये कहते हैं देखो, परंतु जटिल अणुओं की क्रियाओं में विचलन पाया जाता है, और विचलन का कारण क्या हो सकता है, इनमें विचलन पाया जाता है, इसमें जो जटिल अणु है ना, क्या कारण हो सकता है, देखो नंबर एक हो सकता है इसमें, जो जटिल अणु होंगे में जो सभी अणु हैं, जैसे बड़े अणु हैं, देखो इनमें क्या होगा, टकराने की संख्या कम होगी। देखो ये कहता है जटिल अणुओं में सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती, ये जो टक्कर है आपस में टकराने की प्रभावी नहीं मानी जाती, ये टकराए और जरूर नहीं, प्रभावी का मतलब वो है जिसमें रिएक्शन, ठीक है ना, ये संगत सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अर्थात संगठनों से उत्पाद नहीं बनते, संगठन का मतलब टकराने से उत्पाद नहीं बनते जटिल अणुओं में, ध्यान रखना, ठीक है ना। हो सकता है जटिल अणु का मतलब क्या है, जिसमें दो या तीन, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक ले लिया हमने, ये एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये वाला एग्जांपल, सी और एक ओ है ना, सी ओ आप लोगों ने देखा होगा, और एक हमारे पास एन, ठीक है ना, और ओ है। अब ये जो टकराए, इनके टकराने से जरूरी नहीं कि ये अभिक्रिया होगी, क्यों, यदि ऐसे में टकराए, मान लीजिए इस प्रकार से टकराए, ठीक है ना, तो क्या ये अभिक्रिया होगी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, यहां से हो सकता है ये तोड़ दे इसको, है ना, लेकिन ये क्या होगा, यहां से टकराएंगे, इनकी साइड भी होती है बेटा, यदि हम इसको देखेंगे तो इनकी साइड्स होती हैं जहां से टकराने पर अभिक्रिया कर पाएंगे, ठीक है ना, यदि हम सिंपल देखेंगे तो इस प्रकार से कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है। तो किस प्रकार से होगी अभिक्रिया, किस टाइप से हो सकती है अभिक्रिया, सर इस ऑक्सीजन को इनसाइड रख दो, मतलब जहाँ पे ये एन है इसको पलट दो। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, यदि हम क्या कर दें, इस टाइप से टकराएंगे, मान लीजिए नाइट्रोजन क्या टकराता है, इस ऑक्सीजन से टकराता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन यदि हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को इस साइड ले लेते हैं, ऐसा कह रहे हो, जी सर, फिर यहाँ से ऑक्सीजन के साथ चले जाएगा ना वो।
बिल्कुल, ये इसके साथ टूट करके क्या हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो इनकी कंडीशंस है, इनकी क्या है, कंडीशंस है जिसके आधार पर ये अभिक्रियाएं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, उनकी साइड्स को लेना होगा जहां से वो टकरा करके उससे अभिक्रिया करेगा। देखो अब कैसे, ये इस टाइप से भी नहीं। देखो जैसे हमने क्या किया, इसको, इस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से टकराया, ठीक है ना, तो क्या होगा, इससे पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, कम होंगी, है ना। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, इससे भी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, इससे भी नहीं हो पाएगी, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन है, कार्बन, क्योंकि कार्बन, ये देखो कार्बन को लिया, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, है ना, CO है। अब हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन ये के लिए लिए, एक ऑक्सीजन ये लीजिए, एक ऑक्सीजन इस टाइप से, है ना। तो देखो बेटा, इस कार्बन को चाहिए ऑक्सीजन, देखो CO2 यहाँ तो हो रहा है ना। तो CO2 ये क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन से टकराएगा और इस ऑक्सीजन को अपने पास ले लेगा और यहाँ क्या बना देगा, NO, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कैसे टकरा रहे थे, ये ऑक्सीजन टकरा रहा था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को इसकी कोई जरूरत है नहीं, है ना, इसलिए यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन टकरा रहा था ऑक्सीजन से, यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से टकरा रहा है, तो यहाँ अभिक्रिया नहीं। जब इस कार्बन जिसको जरूरत थी ये टकराए इन ऑक्सीजन से, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये है बेटा जटिल अणुओं की, ये अभिक्रिया हो जाएगी, ये क्या बना देगा, CO2 बना देगा और प्लस NO। यदि हम ऐसे भी कर लें, कैसे माना, हमने C और यहाँ पर ले लिया हमने, ये ऑक्सीजन है CO, और यहाँ नाइट्रोजन ले लिया, है ना, और नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन, यदि ये दोनों टकरा रहे, देखो कार्बन और नाइट्रोजन टकरा रहे हैं, तो ऐसी दशा में भी क्या नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। तो समझ में आ रहा है, ये क्या कहता है कि जो जटिल अणु हैं, जो जटिल अणु में जो सभी टक्कर हैं वो प्रभावी नहीं हुई। देखो ये टक्कर भी प्रभावी नहीं हुई, ये टक्कर भी प्रभावी नहीं हुई, ये टक्कर भी प्रभावी नहीं हुई, केवल ये वाली टक्कर प्रभावी हुई। जब ये टकराए, क्योंकि वहां तो बहुत सारे अणु होंगे ना, बहुत सारे अणु होंगे और वो आपस में टकरा रहे हैं। तो ये कहता है कि जटिल अणुओं में सभी टक्कर, जो सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती हैं, अर्थात सभी संगठनों का से उत्पाद नहीं बनता है, संगठनों को मतलब हुए टकराने से उत्पाद नहीं बनता। क्लियर। देखो प्रभावी संगठनों के लिए आवश्यक है संगठन करने वाले अणुओं का विन्यास उचित हो, यानी कि ये वाला विन्यास, जैसे यहाँ पर उचित विन्यास, तब ये अभिक्रिया होगी। उदाहरण के लिए हमने ये देखा, ठीक है ना, इस प्रकार से हो, ठीक है ना, इस प्रकार से दो प्रकार से हम दिखा सकते, दो क्या, हमने चार प्रकार से दिखा दिया इसको, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रथम संगठन में कोई उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है ना, इस प्रथम वाले में नहीं बनता है, द्वितीय वाले में कोई नहीं बनता है, लेकिन तृतीय वाले में पॉसिबल हो रहा है ना, और चौथे वाले में भी नहीं बन पा रहा। तो इस प्रकार से जो जटिल अणु होंगे बेटा, उनमें ये जरूरी नहीं कि टकराने से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। उत्पाद कहाँ बनेगा, जहां प्रभावी टक्कर होगी, ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है ना। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है मेथेनॉल और ब्रोमोमीथेन का, ठीक है ना। मेथेनॉल का फॉर्मूला जानते हो बेटा, मेथेनॉल का फॉर्मूला जानता कोई, CH3OH। OH और ब्रोमोमीथेन का, सर CH3Br। ये देखो बेटा CH3Br ये है ब्रोमोमीथेन, ठीक है। और जो मेथेनॉल है वो क्या है, CH3OH। देखो ये मेथेनॉल है और इसका नाम है ब्रोमोमीथेन। ये क्या कहता है कि देखो मेथेनॉल का ब्रोमोमीथेन में जो रिएक्शन है बनने के, ठीक है ना, हमने क्या लिया, मेथेनॉल ब्रोमोमीथेन लिया, ब्रोमोमीथेन, है ना, और इसका, इससे हमने बनाना है क्या, CH3OH। तो इसका विरेचन कैसे होगा, विरेचन का हमने बनाया कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो OH माइनस होगा वो अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा और साथ साथ में ब्रोमीन को निकाल देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, इसमें भी क्या होगा, देखो इसमें हमारे पास इस टाइप से आ सकता है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये C है
और कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ हो रखा है, यहाँ पर ब्रोमीन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब क्या होगा, ये ठीक इसके सामने से टकराएगा, यहां से टकराएगा। मान लीजिए देखो ये OH का अणु आया और ये यहाँ सामने से टकरा रहा है, इस ब्रोमीन पर टकरा है, क्या अभिक्रिया संभव है? नहीं होगी सर ऐसे में अभिक्रिया। हाँ बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस टकराएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ऐसे में अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये OH इस साइड से जा रहा है, अपोजिट साइड से, ठीक है ना। कार्बन पे हाइड्रोजन इस प्रकार से लगे हुए, ठीक है ना, और ब्रोमीन पड़ गया इस साइड। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये यहां से इस पर टकराता है, तो अब कंडीशन क्या होगी, अब रिएक्शन होगी, सर इस है ना, क्योंकि ये जितना जुड़ेगा उतना ये बाहर निकलता चला जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों अपोजिट साइड पर गए, है ना। ये डायरेक्ट कार्बन से टकरा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, यानी कि ये बना देगा OH और यहाँ क्या आएगा C, और इस प्रकार से हाइड्रोजन, ठीक है ना। और ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ब्रोमीन माइनस के। तो इस प्रकार से जो क्या होंगी, यहाँ पर प्रभावी टक्करों के आधार पर ही अभिक्रियाएं संभव हो सकती है। क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। समझ में आ गया। तो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक टक्कर क्या करेगी, अभिक्रिया उत्पाद में परिवर्तित करेगी। यहाँ पर हमने ये देखना है कि वो प्रभावी टक्कर है कि नहीं है, ठीक है ना। ये संघट्ट सिद्धांत कहता है, ये क्या कहता है, संघट्ट सिद्धांत कहता है, ठीक है। ये संघट्ट सिद्धांत के अनुसार है, किस प्रकार से है, तो इस टाइप से आ जाएगा, है ना। अब देखो किसी, ये देखो ये कह रहा है कि किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में अभिकारकों को 2 अवरोधों को पार करना होता है। ये 2 अवरोध है, एक है संक्रियण ऊर्जा और उसके बाद है उपयुक्त अभिविन्यास। यदि उपयुक्त अभिविन्यास है, इस प्रकार से बना हुआ है, तो तब दोनों चीजें, यदि उसकी संक्रियण ऊर्जा अधिक है, ठीक है, तब भी 2 मानक है किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को, है ना। यानी कि जो रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए कम से कम 2 स्टेप हमारे पास होने चाहिए, एक संक्रियण ऊर्जा का और दूसरा उपयुक्त अभिविन्यास का। उपयुक्त अभिविन्यास है तो तब भी क्या हो जाएगा, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये देखो, ये कहता है देखो दोनों ही प्रभावी संघट्ट का मानक निर्धारण करते हैं, ये दोनों चीजें, कौन सा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और साथ साथ में उपयुक्त अभिविन्यास। उसका विन्यास है वो भी बहुत निर्भर करता है रासायनिक अभिक्रिया को होने में, ठीक है। देखो बेटे ये कहता है, देखो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं ये दोनों चीजें, है ना। संघट्ट सिद्धांत में कमी यह है कि इसमें क्या माना जाता है कि जो अभिकारक के जो अणुओं और परमाणु के को ठोस गोलों के समान माना गया। इसकी कमी क्या है, इनको किस रूप में माना गया, ठोस गोलों के समान, ठीक है ना। इन अणुओं की संरचना का कोई ध्यान नहीं रखा गया, कि ठीक है ना, इन अणुओं की संरचना का ध्यान नहीं रखा गया, उन्होंने कहा ये तो ठोस गोले के समान है, ठीक है ना। ये कमी थी इसकी, इसकी संघट्ट सिद्धांत की, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास क्या है, संघट्ट सिद्धांत, समझ में आया। इसमें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने कहा, उन पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है ना। जैसे पहला पॉइंट्स हमारे पास आप लोगों को पता है, पहला पॉइंट्स है, ठीक है ना, अभिकारकों के अणु को ठोस गोलों के रूप में माना गया है, परस्पर टक्कर के कारण अभिक्रिया होती है। संघट्ट सिद्धांत में क्या होगा कि मिश्रण है एकांक या प्रति इकाई आयतन में जो है प्रति सेकंड, जो क्या होगा, संघट्ट को क्या कहते हैं, संघट्ट आवृत्ति कहा जाता है। उसके बाद है बेटे इसमें जो अभिक्रिया वेग है, संघट्ट आवृत्ति के साथ साथ किसमें, अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, जिसको हम सक्रियण ऊर्जा भी कह रहे हैं, है ना, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। ये उन्होंने दिया हुआ। फिर इन्होंने आर्हेनियस का सिद्धांत उन्होंने
कहा कि देखो भाई प्रत्येक जो अणु है ये जरूरी नहीं कि वो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, है ना। उसके उसकी किस पर टक्कर, प्रभावी टक्कर भी होनी चाहिए। तो प्रभावी टक्कर के लिए उन्होंने सिद्धांत दिया किस प्रकार से टक्करें होंगी, है ना। टक्करों के बाद ये सिद्धांत था इसका, है ना। यहाँ टक्कर तक सिद्धांत था कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कार्बन NO2 की अभिक्रिया करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड और NO बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। तो ये जो है इस पर निर्भर करती है, ठीक है। एक थोड़ा सा बीच में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, NO का नाम क्या है, NO का नाम कौन बताएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस को है ऑक्साइड। दूसरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और कोई बताओ बेटा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये यहाँ है ना तुम्हारे सिलेबस में, इसको पता होना चाहिए ना। ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। क्या है बेटा? और कोई इसको सही कह सकते हैं। देखो बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड पता क्या होता है? ये होता है N2। ये क्या है? इसका नाम ध्यान से सुन, बार बार बता रहा हूँ आप लोग। नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, नाइट्रिक, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल भी होता है। ये है नाइट्रिक अम्ल, ये याद रखना। ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। दोनों का नाम नाइट्रिक, है ना। तो ये जनरली ये याद रखना आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, इसलिए ध्यान रखें। चलो ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास संगत सिद्धांत। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है इसमें, एक नहीं 2 बचेंगे शायद, है ना। ये बेटा हमारे पास संक्रियण ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी हम केवल सिंपल सिंपल चीजें सीख रहे हैं, ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हम सिंपल चीजों को सीख रहे हैं इसलिए कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, है ना। ये ज्यादा टफ चीजों को नहीं सीख रहे हैं इसमें, क्योंकि टफ भी है। तो संक्रियण ऊर्जा क्या है? देखो संक्रियण ऊर्जा क्या है, पहले हम संक्रियण ऊर्जा को समझते हैं। क्या है संक्रियण ऊर्जा, है ना। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास अभिकारक है, एक तो होता है अभिकारक, ठीक है ना। अभिकारक को तो आप लोग जानते हैं, क्या होता है अभिकारक? जो अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है ना। जो आपस में अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक, उसको अभिकर्मक भी कहते हैं। कहीं कहीं पे क्या कहते हैं उसको, अभिकर्मक, ठीक है सर ना। जो क्रियाकर्मक भी बोलते हैं ना सर। हाँ, जो अभिक्रिया करते हैं वो अभिकर्मक कहलाते हैं ना। तो ये अभिकर्मक हो गए, ये अभिकारक भी हम कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया करते हैं आपस में, क्रिया करने के बाद हमारे पास उत्पाद बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा समझते हैं, ठीक है ना। एक ग्राफ ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर एनर्जी का लेवल है, ये इसको ऐसे समझ लेते हैं भाई, ये बैरियर है यहाँ पर, और ऐसे ये बैरियर है ना। मान लीजिए आप, हम कहते हैं इधर थोड़ा एग्जांपल ऐसा लेते हैं, यहाँ पर करते हैं कि आप 12th में, ठीक है ना, और आपको BA में जाना है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित, 12th से BA में जाना, BA BSc में जाना, या आगे इसकी आगे वाली क्लास में जाना। तो अब कैसे जाओगे? यहाँ पर जो बच्चा
मान लीजिए बैरियर तो ये 33% है, 33% यहाँ पर है। तो ऐसे ही इसमें भी है, देखो जो जो बच्चा क्या करेगा 33% से कम नंबर लाएगा, यहाँ तक हमारी छलांग 32, तो वो पार नहीं हो पाए, यहाँ तक जाएगा तो पार नहीं हो पाए, यहाँ तक मान लीजिए पार नहीं हो पाए, लेकिन इससे ऊपर गया तो वो पार हो जाएगा, तभी प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। इससे नीचे जिस कंडीशन में होगा वो क्या नहीं होगा, चाहे उसको 1 नंबर आए, 4 नंबर आए, 9 नंबर आए, 20 नंबर आए, ठीक है ना, 32 नंबर भी आएंगे तब भी वो पार नहीं होगा, ये मान के चलते हैं, है ना। 33 जैसे आ जाएंगे। इसको क्या करते हैं, इसके पढ़ने की अपनी कैपेसिटी है ना, अब हम उसको अतिरिक्त पढ़ाते हैं, अतिरिक्त पढ़ा देते हैं, तो जो उसका बैरियर है 33 नंबर वाला बैरियर, ये छोटा हो जाता है। भाई यहाँ तक इतनी लंबी छलांग मारनी थी, अब क्या हो गया, हमने उसको मेहनत करवाई, बहुत सारे माध्यम लिए, उसको 2-3 टीचर से पढ़वाया, है ना, और उसका जो बैरियर है, देखो अभी इतना बड़ा था, उसका बैरियर ये 33 नंबर वाला वो यहाँ पे पहुंच गया, वो छोटा हो गया, उसके तो बहुत ज्यादा नंबर आने वाले हैं, तो ये आसानी से पार होगा कि नहीं होगा। यही यहाँ पर संक्रियण ऊर्जा है। देखो कैसे, कि मान लीजिए कोई हमारे पास अभिकारक है, यहाँ से हमने अभिकारक लिया, वो क्या करेंगे, A+B है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और इनका ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये यहाँ तक ही पहुंच पाते हैं, है ना, यहाँ तक ही पहुंच पाते हैं, ये पार नहीं हो पा रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एनर्जी को पुश अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देना पड़ेगा, और जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा तो ये है इसकी एनर्जी, ये पार हो जाएगी। तो देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ तक है, यहाँ तक। देखो अभी इसको पहले समझ लेते हैं। देखो क्या कहता है, संक्रियण ऊर्जा क्या है, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कहता है कि वहां न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है बेटा, अतिरिक्त ऊर्जा है, जो हम अतिरिक्त देंगे, जो हमने यहाँ से अतिरिक्त मेहनत करवाई उन बच्चों को यहाँ से, है ना। ये कहता है कि देखो वहां न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है। समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया बेटा, समझ में आया या नहीं आया। यस सर। कैसे, देखो कोशिश करते हैं फिर दोबारा। देखो ये है बेटा हमारे पास बैरियर, है ना, कोई भी यहाँ पर लगा देते हैं, कोई भी जो अभिकारक है ये तभी प्रोडक्ट में परिवर्तित होंगे जब ये इस बैरियर को पार कर पाएंगे, ऐसे पार कर पाएंगे। अब मान लीजिए A और B+ दोनों मिल रहे थे और इनकी ऊर्जा क्या हो रही, यहीं तक हो रही, तो ये प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे, प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे थे, उत्पाद में नहीं बदल रहे थे। हमने उनको क्या दिया, न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा दी, क्या दी, न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक है ना। न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा देने पर वो अणु क्या हो गए, उनकी ऊर्जा जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ गई, और उससे क्या हो गया, प्रोडक्ट में बदल गई, और वो है संक्रियण ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना। वहां न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिकारक के अणु क्या होंगे, उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, ये अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, वहां न्यूनतम ऊर्जा जिसको प्राप्त करके अभिकारक के अणु उत्पाद में बदल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। समझ में आया बेटा, उसको क्या कहेंगे, संक्रियण ऊर्जा। हमने ऊर्जा दी उनको कुछ और उससे क्या हो गया, वो अभिकारक से उत्पाद में बदल गए, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इस ऊर्जा का क्या महत्व हो सकता है, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि किसी अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा से निम्न जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, उनकी तुलनात्मक वेग की जानकारी, जो तुलनात्मक वेग होगा उसकी जानकारी, है ना, तुलनात्मक जानकारी, अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है, देखो जैसे इसमें कह रहा है कि यदि माना किसी अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम है, मान लीजिए उसकी संक्रियण ऊर्जा क्या है, कम है, तो उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। देखो यहाँ पर ये अभिक्रिया का जो वेग है
संक्रियण ऊर्जा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? यदि संक्रियण ऊर्जा अधिक होती है तो वेग क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर यह अभिक्रिया का वेग, ये फॉर्मूला इसमें पता लग जाएगा। तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग 1 अपॉन संक्रियण ऊर्जा। ठीक है ना? दूसरा एविडेंस में ये कहता है कि देखो अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होने का पता लगता है, भी संक्रियण ऊर्जा से ज्ञात किया जा सकता है। उससे भी अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से संक्रियण ऊर्जा प्रभावित करेगा। ठीक है ना? देखो संक्रियण ऊर्जा, देखो कुछ और चीज कह रहा है। संक्रियण जटिल और अथवा संक्रमण अवस्था, ठीक है ना? ये दो अवस्थाएं होती है इसमें। ठीक है ना? इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो एक रासायनिक अभिक्रिया है में जो अणु है, अणु में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। पुराने बंध क्या होंगे? टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमने अभी एक रिएक्शन करवाई थी कि CO प्लस NO, तो इनमें क्या हुआ, जो C और O के बीच है, देखो ऐसे बॉन्ड बना होगा। ठीक है? N और O के बीच ऐसे बॉन्ड बने होंगे, है ना? तो ये बंध यहाँ से टूटेगा और ये देखो यहाँ से जब टूटने के बाद ये क्या करेगा, इससे जुड़ेगा तो ये नया बंध बनाएगा, ऐसे करके बंध बनाएगा, है ना? और यहाँ दूसरी कंडीशंस आ जाएगी, यहाँ दूसरी कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है ना? यहाँ बंध अलग प्रकार के। तो ये क्या कहता है कि जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है ना? और बंध के टूटने में ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो बंध टूटने में क्या होगा, ऊर्जा क्या होती है? देखो बंध के टूटने में ऊर्जा अवशोषित होती है और जबकि नए बंध बनने में क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जन होता है, ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ऊष्माशोषी भी होती है और ऊष्माक्षेपी होते हैं, बंध बनने और टूटने। ठीक है ना? और देखो देखो ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त संक्रियण ऊर्जा का होना आवश्यक होता है। ठीक है ना? यदि जो हमारे पास क्या होंगे, अवरोध का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो अभिकारक से जो क्या हो रहा है, अभिकारक से जो उत्पाद में बदलने के लिए, ये अभिकारक है और उसको उत्पाद में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? और पर्याप्त संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संक्रियण ऊर्जा। तो इस प्रकार से आता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया बेटा, संक्रियण ऊर्जा वाला टॉपिक, ये इतना ही। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसमें कम कम बता रहा हूँ ताकि कुछ चीजें हमें समझ में आ जाए पहले। ठीक है ना? ये हो गया हमारा। अब इसके बाद है लास्ट टॉपिक है आर्यनीय समीकरण। ठीक है? इसको देखता हूँ मैं, कल टाइम मिलता है तो कल बता देंगे।